Hello guys, I am Sumit Suntwal. Welcome you to our channel Grad Cool, a premier digital learning platform for graduates and postgraduate learners. Kindly subscribe our channel and press the bell icon to get the notifications of the latest videos and share with your friends too. Today we'll be learning a concept that is maximum permissible buyback of shares of the chapter buyback of shares. बायबैक ऑफ शेयर्स में एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसमें हमें कैलकुलेट करना रहता है कि कंपनी मैक्सिमम बायबैक ऑफ इट्स शेयर्स कितना कर सकती है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में वो कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, मगर वो कंसेप्ट पे जाने से पहले हम ये देखेंगे कि बायबैक का मीनिंग क्या है। ठीक है, बायबैक का मीनिंग समझते हैं। जब कंपनी ने पहले मार्केट में शेयर्स इशू किया रहेगा तो ही जाके कंपनी वो शेयर्स वापस से बायबैक कर सकती है। तो बिकॉज पहले इशू किया रहेगा इसीलिए कंपनी वो बायबैक कर रही है। ठीक है, अब मीनिंग क्या है बायबैक का? बायबैक ऑफ शेयर्स रिफर्स टू द प्रोसेस बाय व्हिच अ कंपनी repurchase of its shares and other specified securities from its existing shareholders at a price higher than the market value. मार्केट वैल्यू के ऊपर वैल्यू पे वो कंपनी बायबैक करती है। मगर आप बोलोगे सर हायर वैल्यू पे बायबैक कैसे, क्यों, रीजन तो चाहिए। तो एक सिंपल सा बात बताता हूं कि अगर कंपनी को शेयर होल्डर से बायबैक करना है अपने शेयर्स को, तो शेयर होल्डर्स को भी कोई ना कोई बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर बेनिफिट मिलेगा तो ही शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, वो शेयर्स कंपनी को देंगे और रिटर्न में पैसा ले सकते हैं। इसीलिए कंपनी क्या करती है कि मालूम है कि अभी मार्केट वैल्यू जो चल रहा है अगर मैं उसके ऊपर पैसा दूं तो शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स वापस से कंपनी को देने के लिए रेडी हो सकते हैं। ओके, अब जब शेयर वापस से कंपनी के पास आता है तो नॉर्मली क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स ने पैसा इन्वेस्ट किया था कंपनी को वो कंपनी वापस से रिटर्न कर देगी। तो नेक्स्ट लाइन में देखिएगा लिखा है इट इज अ वे ऑफ रिटर्निंग मनी टू इट्स इन्वेस्टर्स। अब जब एक बार शेयर्स वापस से कंपनी के पास चले जाते हैं तो कंपनी के लायबिलिटी साइड में जो कैपिटल दिखता है शेयर कैपिटल, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस। समझ में आ गया? तो बायबैक ऑफ इट्स ओन शेयर्स बाय द कंपनी इज नथिंग बट अ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। समझ में आ गया? मगर आप लोग के मन में ये थोड़ा बात आना चाहिए कि कंपनी बायबैक कर क्यों रही है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? कंपनी बायबैक कर क्यों रही है? व्हाई देयर इज अ रीजन फॉर द कंपनी टू बायबैक इट्स शेयर्स फ्रॉम द मार्केट। क्यों, रीजन? तो इधर मैं आपको 3 रीजंस बता रहा हूं कि कंपनी मार्केट से बायबैक क्यों करती है। पहला रीजन, स्टॉक बायबैक हेल्प्स कंपनी कंसोलिडेट ओनरशिप। कंसोलिडेट ओनरशिप, अभी एक सिंपल सा बात समझना। कंपनी ने जब मार्केट में शेयर्स इशू किया रहेगा तो कंपनी के मेंबर्स बढ़ गए। द शेयर होल्डर्स आर दी मेंबर्स ऑफ द कंपनी, ओनर्स ऑफ द कंपनी। अब कंपनी ने मार्केट में इतने शेयर्स इशू किए हैं कि कंपनी के मल्टीपल मेंबर्स है, बहुत सारे मेंबर्स है। तो कंपनी के पॉइंट में आता है, दिमाग में आता है कि एक काम करते हैं, थोड़े मेंबर्स को रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करते हैं, थोड़े कम ओनर्स रहेंगे कंपनी में तो अच्छा है, या कम मेंबर्स रहेंगे तो अच्छा है। तो कंपनी क्या सोचती है, एक काम करते हैं मार्केट से बायबैक करते हैं तो ऑटोमेटिकली मेरे मेंबर्स या ओनर्स कम हो जाएंगे। ये था पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या था, when there's market permission companies use buybacks to increase equity value। ओहो, आप लोग के दिमाग में आएगा सर अब पहला पॉइंट समझ में आया, दूसरा पॉइंट आप ये बोल रहे हो कि इक्विटी का वैल्यू इंक्रीज होगा, वो कैसे? एक नॉर्मल सा सेंस समझना। मार्केट में इतने सारे शेयर, समझ लीजिए 100 शेयर मार्केट में घूम रहे हैं, उसका एक स्पेसिफिक वैल्यू है 100 रुपीज, पकड़ लीजिए मार्केट वैल्यू इज 100 पर शेयर। मैंने मार्केट से 20 शेयर बायबैक कर लिए। अब मार्केट में कितने शेयर हुए, 80। तो 80 शेयर का 100 रुपीज नहीं रहेगा, अब 100 रुपीज से बढ़ जाता है मार्केट वैल्यू। जब भी कंपनी बायबैक करती है द एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस इंक्रीजेस फॉर द रिमेनिंग शेयर होल्डर्स।
इसीलिए कंपनी भी जब बायबैक करती है तो हायर प्राइस पे ही करती है। क्यों? शेयर होल्डर्स को तो मालूम रहता है कि जैसे ही बायबैक हो जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए कंपनी मार्केट वैल्यू के ऊपर के वैल्यू पे बायबैक करती है। समझा? The third one, buyback can make companies look more financially healthy, attracting more investors. अभी कंपनी जब बायबैक कर रही है तो कंपनी के पास इतना पैसा रहेगा कि ही कैन पे टू दी शेयर होल्डर्स, शेयर्स ले लेगी और पैसा दे देगी। तो बाकी जो भी इन्वेस्टर है जो कंपनी में इन्वेस्ट अभी तक नहीं किए थे, उनके दिमाग में आता है यार कंपनी बायबैक कर रही है मतलब कंपनी के पास अच्छा खासा पैसा है, तो इसीलिए कंपनी बायबैक कर रही है, तो हमें भी उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों? कि कंपनी इज हेल्दी, कंपनी के पास ऑनगोइंग बिजनेस है, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमा रही है, इसका रिटेंशन ऑफ मनी बहुत है, तो हम इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और हमें भी इन फ्यूचर हायर रिटर्न्स मिलने का चांसेस है। तो बायबैक की वजह से क्या होता है? कंपनी का वैल्यू भी बढ़ जाता है। समझ में आया? तो द रीजंस व्हाई द कंपनी बायबैक इट्स शेयर्स। दूसरा आपके दिमाग में आएगा सर कंपनी बायबैक कर रही है मगर कौन से शेयर होल्डर से या कैसे बायबैक करेगी? द मोड ऑफ बायबैक, द कंपनी कैन बायबैक शेयर्स फ्रॉम, पहला एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, जो मेरे शेयर होल्डर्स हैं मैं उनके पास जाता हूं, उनको जाके बोलता हूं मैं बायबैक कर रहा हूं, तो आप अपना शेयर्स मुझे वापस से देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। आई विल बी प्रोवाइडिंग अ प्राइस हायर देन द मार्केट वैल्यू, पहला। और कौन लोग हैं जिससे कर सकती है? फ्रॉम ओपन मार्केट, मैं किसी को नहीं बोल रहा, मैं कोई भी शेयर होल्डर के पास नहीं जाता, किसी को नहीं बोलता, डायरेक्ट मार्केट से स्टॉक एक्सचेंज से अपने शेयर्स ओपनली बायबैक कर सकता हूं। समझ में आया? या फ्रॉम एम्प्लॉइज टू whom shares are offered through ESOP, ESOP का मतलब एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन। कंपनी ने अगर शेयर्स इशू ओनली फॉर द एम्प्लॉइज एंड डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी के लिए किया है, उसको एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन बोलते हैं। अब उस स्टॉक ऑप्शन में मैंने क्या किया रहेगा, खाली एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स को शेयर इशू किया है, तो जब मैं बायबैक कर रहा हूं तो ओपन मार्केट से या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से बायबैक नहीं करते करके मैं क्या बोलूंगा, अपने ही एम्प्लॉयज को या डायरेक्टर जिनके पास मेरे शेयर्स है, थ्रू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन उन्हीं से अपने शेयर्स वापस से बायबैक कर सकता हूं। समझ में आया? श्योर? आगे, अब जब बायबैक कर रहा हूं तो कंपनी को इन रिटर्न पैसा देना पड़ेगा, तो कंपनी के अपने रिजर्व्स या कुछ ना कुछ यूज करना पड़ेगा टू पे देम बैक। तो कंपनी क्या क्या यूज कर सकती है टू पे बैक दी शेयर होल्डर्स? बायबैक कैन बी डन थ्रू, पहला फ्री रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स या डिविजिबल प्रॉफिट्स। आपके दिमाग में आ रहा रहेगा सर फ्री रिजर्व्स, बताऊंगा, मगर फिलहाल के लिए ये जान लो कि जब कंपनी बायबैक करती है इट कैन यूज इट्स फ्री रिजर्व्स या डिविजिबल प्रॉफिट्स टू पे बैक, या अपना सिक्योरिटीज प्रीमियम में अगर कंपनी के पास पैसा है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट यूज कर सकती है, या आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, मैं बायबैक करने के टाइम पे मार्केट में कोई दूसरे शेयर्स इश्यू करके पैसा जमा करके उनको पे कर सकता हूं। मगर इसमें एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि कंपनी जब नए शेयर्स मार्केट में इशू करती है फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक, कंपनी ये देखना जरूरी है कंपनी को कि जो मैं शेयर्स फ्रेश इशू कर रही हूं वो मेरे कोई ऐसे शेयर्स नहीं होने चाहिए जो मैंने पहले भी इशू किए हैं या सेम काइंड ऑफ शेयर्स इशूड अर्लियर। अगर वो टाइप के शेयर्स है जो मैंने पहले भी इशू किए हैं वो कंपनी फ्रेश इशू में नहीं कर सकती। समझ में आया? तो कोई नई क्लास का शेयर्स ही इशू करना पड़ेगा। समझ में आया? अच्छा, अब आप लोग के डाउट पे आता हूं कि फ्री रिजर्व्स क्या है? व्हाट आर फ्री रिजर्व्स? आपके दिमाग में वही चल रहा था राइट, कि फ्री रिजर्व एक्चुअली क्या क्या है? पहला पहला फ्री रिजर्व क्या है? जनरल रिजर्व्स,
जो जनरल रिजर्व आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखता है वो आपका एक फ्री रिजर्व है। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपके लायबिलिटी साइड में दिखता है वो आपका फ्री रिजर्व है। ठीक है। नेक्स्ट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व अगर आपके बैलेंस शीट लायबिलिटी के साइड में दिखता है तो वो आपका फ्री रिजर्व है। या डिविडेंड फ्लक्चुएशन रिजर्व अगर आपका दिखता है तो वो एक फ्री रिजर्व है। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट भी आपका फ्री रिजर्व है, आप उसको यूज कर सकते हो। या सिंकिंग फंड, ऐसा एक फंड है जो समझ लीजिए कोई रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स के लिए या कोई चीज के लिए आपने एक सिंकिंग फंड बना के रखा है कि थोड़ा थोड़ा पैसा आप उसमें जमा करते हो फॉर दैट पर्पस। उस सिंकिंग फंड का पैसा भी आप बायबैक के लिए यूज कर सकते हो। इसीलिए इन सब रिजर्व्स का नाम क्या है? फ्री रिजर्व्स, दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट्स। समझ में आया? तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि बायबैक का मतलब क्या होता है, बायबैक करने के रीजन क्या है, कंपनी बायबैक क्यों करती है, बायबैक किससे कर सकते हो, बायबैक के लिए आपको क्या क्या यूज करना पड़ सकता है। अभी तक हमने वो देखा। ठीक है। अब मेन चीज पे आते हैं जो इस ये वीडियो के लिए था, कंसेप्ट। जो कंसेप्ट आपको मैं बताने जा रहा था, अब उस कंसेप्ट पे आते हैं। ठीक है। तो कंसेप्ट क्या था? मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स एज पर सेबी रेगुलेशन एंड कंपनीज एक्ट 2013। आप बोलोगे सेबी रेगुलेशन क्या है सर? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये हमारे कंपनीज के स्टॉक्स को रेगुलेट करता है। तो इसके भी रूल के हिसाब से बायबैक होता है एंड एक कंपनीज एक्ट के बेसिस पे। दोनों के लिए जो लॉ है, प्रोविजन है फॉर द बायबैक ऑफ शेयर्स सेम है। इसीलिए यहाँ पे पूरा नाम लिखा है फॉर एज पर सेबी गाइडलाइंस एंड कंपनीज एक्ट 2013। समझा? आगे बढ़ो। अब आप बोलोगे सर कैलकुलेशन है क्या ये? यस, ये कैलकुलेशन है कि मुझे करना पड़ता है टू फाइंड आउट कि कंपनी मार्केट से कितने नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कर सकती है। आप बोलोगे सर मेरी मर्जी, मैं तो कितने शेयर्स इशू मतलब इशू करता हूं, तो जितने भी शेयर्स मेरे को चाहिए मैं बायबैक कर सकूं। ऐसा नहीं हो सकता। फॉर द शेयर्स, फॉर इक्विटी शेयर्स स्पेशली मैं बता रहा हूँ कि जब भी आप इशू करते हो, आप इशू करो, आपके ऑथराइज कैपिटल के लिमिट में है, आप उतना इशू करो, कोई रोकने वाला नहीं है। आपको 10,000 इशू करना है 10,000 करो, आपको 20,000 इशू करना है 20,000 करो, आपको पूरा ऑथराइज कैपिटल जितना है पूरा इशू करना है कर दो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। बट जब मार्केट से आपको शेयर्स वापस से बायबैक करने हैं तब प्रॉब्लम है। क्यों? आप पूरा के पूरे शेयर्स मार्केट से बायबैक नहीं कर सकते। उसके लिए एक स्पेशल प्रोविजन है, कैलकुलेशन है कि आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक हो सकते हैं बाय द कंपनी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। समझा? तो देखो कैसे कैलकुलेशंस रहेंगे। पहला, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, आगे थोड़े कंडीशंस है, वो कंडीशंस में सबसे लीस्ट नंबर ऑफ शेयर जो रहेंगे वो कंपनी बायबैक कर सकती है। ठीक है। 3 कंडीशंस है, बहुत इजी है, सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। पहला, 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल आपको मालूम है कि इक्विटी आपका लायबिलिटी साइड में दिख रहा है, उसका 25% दैट इज 25% कैलकुलेट किया। फिर आगे डिवाइड बाय फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर करूंगा तो मुझे नंबर ऑफ शेयर्स मिल रहे हैं। तो पहले पॉइंट से मैंने नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट किया एक। ठीक है, समझ में आया? नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट हो गया। अब नेक्स्ट, 25% ऑफ शेयर होल्डर फंड्स। अभी पहले ये जान लेते हैं शेयर होल्डर फंड्स क्या होते हैं। शेयर होल्डर फंड्स क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिविजिबल प्रॉफिट्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम में जब करता हूं तब आपको शेयर होल्डर फंड्स मिलते हैं। तो उस शेयर होल्डर फंड्स का 25% निकालूंगा, डिवाइड बाय
ऑफर प्राइस ऑफ ईच शेयर जब करता हूं तो मुझे पता चलता है नंबर ऑफ शेयर्स। मगर आप सोचोगे सर ऑफर प्राइस क्या है? ऑफर प्राइस इज दैट प्राइस एट विच द कंपनी इज बाय बैकिंग इट्स शेयर्स। समझा? तो आप बोलोगे सर पहले वाले पॉइंट में डिवाइड बाय फेस वैल्यू किया, दूसरे वाले पॉइंट में डिवाइड बाय ऑफर प्राइस, ऐसा क्यों? दैट इज लॉ। ये प्रोविजंस इसी बेसिस का कैलकुलेशन है, तो आपको भी इसी बेस पे कैलकुलेट करना है। समझा? तो आपको पहले पॉइंट में भी नंबर ऑफ शेयर्स मिल गए, दूसरे पॉइंट में भी नंबर ऑफ शेयर्स मिल गए। अब तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? जो भी शेयर होल्डर फंड्स है उसमें से आप 50% ऑफ डेप्थ लेस कर दो। डेट का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस दैट इज डिबेंचर्स या बैंक लोन या कोई भी ऐसा आपका बोरोइंग्स है जो फिर लॉन्ग टर्म है, उसको डेप्थ बोलते हैं। तो टोटल डेप्थ का 50% कैलकुलेट करो, उसको शेयर होल्डर फंड्स में से लेस कर दो, तो आपको एक वैल्यू मिलेगा। वैल्यू को डिवाइड बाय ऑफर प्राइस ऑफ ईच शेयर जब करते हो तो आपको इसमें भी नंबर ऑफ शेयर मिल जाएगा। राइट? जो तीनों आपको तीनों कंडीशंस में नंबर ऑफ शेयर्स मिले, तो जब तीनों में आपको नंबर ऑफ शेयर्स मिल गए, उसमें से जो सबसे लीस्ट होगा उतने नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी बाय बैक कर सकती है एट द ऑफर प्राइस गिवन। समझ में आया? सिंपल कैलकुलेशन है। पहला 25% ऑफ इक्विटी कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड बाय फेस वैल्यू, तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट, आप शेयर होल्डर फंड्स का 25% कैलकुलेट करोगे, आपको एक अमाउंट मिलेगा, डिवाइड बाय ऑफर प्राइस करूंगा, तो अभी आपको नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा। उसमें शेयर होल्डर फंड्स का मतलब क्या हुआ था? इक्विटी कैपिटल प्लस प्रेफरेंस कैपिटल प्लस डिविजिबल प्रॉफिट्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। समझा? थर्ड में क्या था? शेयर होल्डर फंड्स के टोटल अमाउंट में से मैं 50% ऑफ डेप्थ लेस कर दूंगा, तो मुझे एक वैल्यू मिलेगा। उस वैल्यू को डिवाइड बाय ऑफर प्राइस करूंगा तो मुझे फिर से नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा। राइट? तो डेप्थ का मतलब क्या था इसमें? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जैसे कि डिबेंचर्स, बैंक लोन। राइट? अब इन तीनों कंडीशंस के नंबर ऑफ शेयर्स में जो सबसे लीस्ट होगा वो नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी बायबैक कर सकती है मार्केट से एट द ऑफर प्राइस गिवन। समझ में आया? इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, तो उसके बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि सम सॉल्व कैसे होगा। आपको स्क्रीन पे दिख रहा रहेगा, एक छोटा सा एग्जांपल बनाया है। देखिए क्या है। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ सैम लिमिटेड, जिसमें 20,000 इक्विटी शेयर्स है ऑफ 10 ईच। 10 ईच आपका 10 फेस वैल्यू हो गया, 2 लाख रुपीस। फिर 1013% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 100 ईच। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आपको दिख गया, 1 लाख रुपीस का है। आपको नीचे जनरल रिजर्व दिख रहा है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है, आपको डिबेंचर्स भी दिख रहे हैं, आपको बैंक लोन भी दिख रहा है। राइट? अब कंपनी क्या बोल रही है? द कंपनी वांट्स टू बाय बैक मैक्सिमम परमिसिबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट एट ऑफर प्राइस ऑफ 20। बायबैक करने के लिए बोला है, मगर कितना वो आपको कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमम कंपनी कितना बायबैक कर सकती है। ऑफर प्राइस आपको क्वेश्चन में दे दिया, कितना है? 20। राइट? अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पहला, मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। पहला, अपन ने पहला पॉइंट क्या पढ़ा था? 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। राइट? तो इधर इक्विटी शेयर कैपिटल देखिए आपके एग्जांपल में कितना दिख रहा है? 2 lakhs। 2 lakhs का 25% आप जब करते हो तो आपको 50,000 आया। राइट? 50,000 डिवाइड बाय 10 मैंने किया तो मुझे नंबर ऑफ शेयर्स कितना मिला? 5,000 शेयर्स। ठीक है, ये पहला कंडीशन था मेरा। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है? 25% ऑफ शेयर होल्डर फंड्स। तो मैंने क्या किया? 25% ऑफ
शेयर होल्डर फंड्स का टोटल कितना आया 3,70,000। मगर वो 3,70,000 आया कैसे? उसके नीचे देखिए आपको शेयर होल्डर फंड्स का कैलकुलेशन दिख रहा रहेगा, देखा? इक्विटी का था 2 लाख, प्लस प्रेफरेंस था 1 लाख, प्लस डिविजिबल प्रॉफिट्स था। तो डिविजिबल प्रॉफिट्स अगर क्वेश्चन में मैं देखता हूं तो जनरल रिजर्व भी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है, तो प्लस 50,000 प्लस 20,000, तो मेरे को शेयर होल्डर फंड्स टोटल कितना मिला 3,70,000। प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम भी था, मगर क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम अवेलेबल नहीं था, तो मैंने वो ऐड नहीं किया। तो 3,70,000 का 25% जब कैलकुलेट किया तो मुझे एक वैल्यू मिलता है, राइट, 92,500 आया था, कैलकुलेट कर लिया 92,500 डिवाइड बाय ऑफर प्राइस क्वेश्चन में क्या दिया था 20, तो 92,500 डिवाइड बाय 20 जब मैंने किया तो मुझे कितने नंबर ऑफ शेयर्स आए 4,625 शेयर्स। समझा? ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या बोला था अपना, शेयर होल्डर फंड्स माइनस 50% ऑफ डेट। शेयर होल्डर फंड्स का तो कैलकुलेशन आपने सेकेंड नंबर कंडीशन में ही कर लिया था, दैट इज 3,70,000, मगर 50% ऑफ डेप्थ बोला है। तो जाके क्वेश्चन में देखो डेप्थ कितना दिख रहा है आपको, एक डिबेंचर्स दिख रहा है, एक बैंक लोन दिख रहा है, 50,000 50,000, तो टोटल कितना हो गया 1 लाख। तो 1 लाख का 50% इज 50,000, तो 3,70,000 में से माइनस 50,000 करता हूं तो मुझे कितना आ रहा है 3,20,000। अब डिवाइड बाय क्या करूंगा इसमें भी ऑफर प्राइस, तो 3,20,000 डिवाइड बाय 20 विल गिव मी हाउ मच 16,000 शेयर्स। ठीक है, मैंने तीनों कंडीशंस कैलकुलेट कर लिया। अब आप सोचो कि इसमें से कितने नंबर ऑफ शेयर्स बाय बैक करूं, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग था ना, राइट? तो लीस्ट कितना है इसमें से 4,625 shares. So the company can buy back 4,625 shares at an offer price of 20 each. समझा? ये कंसेप्ट था कि खाली कैलकुलेशन था कि आपको पहले पता करना पड़ता है कि कितने शेयर्स कंपनी बायबैक कर सकती है। समझा? उसने जब बायबैक करती है तो थोड़े जर्नल एंट्रीज पास करने पड़ते हैं, कंपनी क्योंकि बायबैक कर रही है, बायबैक करने के लिए कोई फ्रेश इशू कंपनी कर रही है, या कोई डिबेंचर्स इशू कर रही है, या इन्वेस्टमेंट सेल कर रही है, या कोई एसेट सेल कर रही है, उस सब के जर्नल एंट्रीज पास होते हैं। बायबैक ऑफ शेयर्स करने के लिए भी कंपनी के अकाउंट्स में जर्नल एंट्रीज पास होते हैं। ठीक है, इस वीडियो में अपन ने सिर्फ कंसेप्ट पढ़ा था कि कैलकुलेशन कैसे होगा कि कितना मैक्सिमम कंपनी बायबैक कर सकती है। जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम ये देखेंगे कि जर्नल एंट्रीज क्या पास होगी फॉर ऑल दी एंट्रीज। समझ में आया? श्योर, चलिए लेट्स टेक अ लीव। I am Sumit Suntuwal. You were watching this video on our YouTube channel, GradCool, a premier digital learning platform for graduates and postgraduate learners. Kindly subscribe our channel and press the bell icon to get the notifications of the latest videos and share with your friends too. Thank you.